अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हज के दौरान मशाइर मुक़द्दसा में गैस सिलेंडर ले जाने और उसके इस्तेमाल पर लगी पाबंदी। आग लगने के खतरात को कम करने के लिए एहतियाती तौर पर उठाया गया कदम। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। मजीद 77 फलस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल के एक और मरकावा टैंक को धमाके से उड़ा दिया। मजीद सियोनी फौजियों को हलाक करने का भी किया दावा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इस्लामी जमहूरिया अफगान के तालिबान कायदीन को लेकर उठाया बड़ा कदम। 4 बड़े तालिबान रहनुमाओं पर लगी सफरी पाबंदियां कर दी बर्खास्त। 9 जून को शाम में तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाएंगे नरेंद्र मोदी। लोकसभा स्पीकर के ओहदे को लेकर टीडीपी और बीजेपी के दरमियान जारी है रस्साकशी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, मोदी की गारंटी की वारंटी हो चुकी है खत्म। उनके लीडर दे रहे हैं गलत आदाद व शुमार, मोदी को कर देना चाहिए रिजाइन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हुआ अहम इजलास। सदर खरगे समेत आला कायदीन ने की शिरकत। जिन रियासतों में कांग्रेस हुकूमत, वहां बेहतर मुजाहरा न किए जाने पर किया गया खुसूसी गौर। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब के महकमे शहरी दिफा ने आज़मीन हज के कैंपों और मनासी के हज के मकामात पर सरकारी और निजी एजेंसीज की रिहाइश गाहों में हर किस्म के गैस सिलेंडर्स ले जाने और उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। ज़रा के मुताबिक सऊदी शहरी दिफा ने यह इक़दाम मशाइर मुक़द्दसा में आग लगने के खतरात को कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर उठाया है। बयान में कहा गया है कि शहरी दिफा की टीमें पाबंदी के साथ नए कवानीन के इतलाक़ को यकीनी बनाएंगे। आज़मीन के इस्तेमाल में खाना पकाने के लिए गैस के चूल्हे या सिलेंडर्स मौजूद होंगे तो जब्त कर लिए जाएंगे। शहरी दिफा का मजीद कहना था कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सिक्योरिटी हुकाम के ताउन से कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद अक्सा के इमाम अल-शेख खालिद अबू जुमा ने कहा है कि यहूदी आबादकारों का परचम बरदार जुलूस फ़लस्तीनियों को उलझन में नहीं डालेगा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पर उनके हक़ को तब्दील नहीं कर सकता। अल-कुद्स हमेशा से मुसलमानों का था और रहेगा। अल-शेख अबू जुमा ने मस्जिद अक्सा में जुमा के इज्तिमा से खुतबे में कहा कि वहमों और गुमानों का मार्च, बोनों का हमला और लोगों की बड़ी तादाद हमें उलझन में नहीं डालेगा। इस हकीकत में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी कि यरूशलेम हमारा शहर है और अक्सा हमारी मस्जिद है। इसराइल ने आज भी गजा और दीगर इलाकों में बमबारी की है, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना था कि 221 अफराद हमलों में ज़ख्मी भी हुए हैं। बयान के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में 36,731 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 83,530 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं। الفلسطينيين من التقدم وأثماد الحرائق التي اندلعت في البيوت والمنازل هنا في هذا المكان كما نشاهد. गजा और रफा में फ़लस्तीनी जंगजुओं और इसराइली फोर्स के दरमियान घमासान की लड़ाई जारी है। ऐसे में हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम बटालियन ने रफा शहर के यबना कैंप में अबादुल्ला चौक के करीब सियोनी हुकूमत के मरकावा 4 टैंक पर गोले दागकर उसे धमाके से उड़ा दिया। वहीं अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कई इसराइली फौजियों को स्नाइपर और रॉकेट हमलों में हलाक करने का भी दावा किया है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह लेबनान की फोर्सेस ने भी मकबूजा फ़लस्तीन की सरहदों के करीब सियोनी हुकूमत के फौजी अड्डे को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को गजा में बच्चों के खिलाफ इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। यूएन का ये कदम इसराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
अरब मीडिया के मुताबिक यूएन ब्लैक लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, सोमालिया, सीरिया, यमन, दाइश और बोको हराम भी शामिल हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जून के आखिर तक पब्लिश कर दी जाएगी। दराई के मुताबिक इस्राएली मंदूब ने यूएन के इस फैसले को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि उन्हें कल जुमा के रोज इस फैसले की बाज़ाब्ता तौर पर इत्तला दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में अबूरी इंतज़ामिया के लिए ख़दमात अंजाम देने वाले 4 तालिबान रहनुमाओं पर आयद सफ़र की पाबंदियाँ हटा दी हैं। सलामती कौंसिल के मुख्तसर नोटिफिकेशन के मुताबिक अफगानिस्तान में अबूरी इंतज़ामिया के आला ओहदेदार अब्दुल कबीर मोहम्मद जान, अब्दुल हक वासिक, नूर मोहम्मद साकिब और सिराजुद्दीन जलालुद्दीन हक्कानी पर आयद सफरी पाबंदियाँ हटाने की मंजूरी दी गई। अगस्त 2021 में इक़्तिदार पर तालिबान के कब्जे के बाद से अब्दुल कबीर मोहम्मद जान को सियासी उमूर के लिए नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया गया था, जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी अबूरी इंतज़ामिया में होम मिनिस्टर है। अब्दुल हक वासिक अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ हैं, जबकि मोहम्मद साकिब वज़ीर हज व मजहबी उमूर है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेट फ्रेडरिक्सन पर नामालूम शख्स ने हमला किया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक डेनिश वज़ीर आज़म पर हमला दारुल हुकूमत कोपनहेगन के सेंटर में हुआ है। वो शाम के वक्त कल्टरवेट नामी चौक से गुजर रही थी कि एक शख्स अचानक सामने आया और अपने हाथों से वज़ीर आज़म को मारना शुरू कर दिया। इसके बाद हमलावर फरार होने में कामयाब हो गया, ताहम पुलिस ने बाद में इस हमलावर को गिरफ्तार कर लेने का दावा किया है। पुलिस ने हमलावर की तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के दफ्तरी तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म मेट फ्रेडरिक्सन खैरियत से हैं, लेकिन अचानक होने वाले इस हमले की वजह से वो खौफज़दा है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री पनामा के साउथ वेस्ट शहर सेंटियागो डी वेरागोस में यूनिवर्सिटी ऑफ पनामा के कैंपस में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक स्टूडेंट हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। AFP के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हेक्टर डेलगाडो ने बताया कि 2 मुसल्लह अफराद ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में तलबा के ग्रुप पर फायरिंग की, जिससे एक तालिबे इल्म हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। लोकसभा इलेक्शन में इत्तेहादी पार्टियों के सहारे मरकज में एक बार फिर बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। उन्होंने सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जिसके बाद सदर ने उन्हें नई हुकूमत बनाने के लिए मदऊ किया। मुलाकात से अलग मोदी ने कहा है कि उन्होंने सदर को बताया है कि तकरीब हलफ बर्दारी के लिए 9 जून की शाम को उन्हें सहूलत रहेगी, तब तक वो कैबिनेट की लिस्ट सदर को सौंपेंगे। इस दरमियान पीएम मोदी के घर पर आला बीजेपी कायदीन की अहम मीटिंग चल रही है, जिसमें कैबिनेट किस किस को मिनिस्ट्री दी जाएगी उनके नामों पर गौर हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीडीपी लोकसभा स्पीकर के ओहदे को हासिल करने के लिए जिद कर रही है, जबकि बीजेपी ये ओहदा टीडीपी को नहीं देना चाहती। दूसरी जानिब नीतीश कुमार के 2 करीबी लोगों को सेंट्रल मिनिस्ट्री में जगह मिल सकती है। वहीं चिराग पासवान को भी मोदी कैबिनेट में जगह दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। रियासत बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से नए एमपी बने राजेश रंजन और पप्पू यादव ने दरभंगा पहुंचने के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नई मोदी हुकूमत 1 साल से ज्यादा चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी को मुल्क की आवाम ने अक्सरियत नहीं दी, ये इसलिए क्योंकि उनके नाम पर इलेक्शन लड़ा गया। 400 पार की बात तो छोड़िए, उन्हें अक्सरियत भी नहीं मिली, वो अपनी हुकूमत भी नहीं बना पाए। मुझे लगता है कि यह हुकूमत साल भर से ज्यादा नहीं चल पाएगी। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू गांधी की आइडियोलॉजी के लोग हैं।
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते असर को मुस्तरद करते हुए कहा कि तेलंगाना में पहले बीजेपी के 4 एमपी थे, अब 8 हुए, लेकिन हमारे तो सिर्फ 3 एमपी थे जो आज 8 हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने तंजिया तौर पर कहा कि मोदी की गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। वो उनके पूरा आंकड़े पता नहीं होगा। तेलंगाना में उन लोगों को 4 थे, इस बार 8 मिले। पिछले बार हमको 3 था, इस बार 8 मिले। और असेंबलियों में भी हम लोगों को पिछले बार सरकार बनाया जब 64 असेंबलीज में हमको मेजॉरिटी आए थे। इस बार 64 + 1 असेंबली बाई इलेक्शन आए तो वो भी हम जीत लिया, अभी 65 हो गए। और पिछले बार असेंबली इलेक्शन में हमको 39.5 वोटिंग शेयर मिला था। इस बार 41% शेयर वोटिंग शेयर मिले थे हमारे सरकार को। तो इसीलिए मोदी जी आपके जो प्रदेश से गलत आंकड़े आपको दिखा रहे, आपके नेता लोग गलत फहमी में मत पड़ो। और दूसरी बात रहा, महाराष्ट्र में आपके सरकार है, मगर महाराष्ट्र में आपके हाल क्या हो गए? उत्तर प्रदेश में जहां पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वाराणसी में कितना वोटिंग परसेंटेज मिले, कितना मेजॉरिटी मिले और कितना सीट मिले। इसका मतलब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मोदी जी सरकार के खिलाफ लोग कांग्रेस पार्टी को जिताए, तो जिम्मेदारी लेकर उत्तर प्रदेश में मोदी जी इस्तीफा देना चाहिए था। और इस बार मोदी गारंटी कह कर गए, मोदी गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है, तो मोदी जी इस्तीफा दिए तो शोभा है। सर 5 साल चलेगी गठबंधन की सरकार। ये प्रेडिक्शन नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिष तो मैं जानता हूं नहीं। अभी खुद के पार्टी में क्या सवाल उठने वाले हैं, किसानों का सवाल क्या आने वाले हैं, विपक्ष के सवाल क्या आएंगे, उनके स्वपक्ष में जितने भी साथी लोग हैं एनडीए में, ये सब क्या होने वाले हैं अभी नहीं, अभी कुछ टाइम के बाद पता लगेगा। क्यों भाई, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया अलायंस बैठकर तय करेगा। तो इसीलिए इंडिया अलायंस में सब नेता लोग क्या सुझाव देंगे, वो सुझाव लेकर कांग्रेस पार्टी आगे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अकेला कुछ डिसीजन नहीं लेते, इंडिया अलायंस सब नेता लोगों को बिठा के सबके साथ हम चर्चा कर लेके हम आगे कदम उठाएंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी व दीगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अरकान शामिल हुए। इस मीटिंग में सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने नवमुंतखब कांग्रेस सरकार पार्लियामेंट को जीत की मुबारकबाद दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें कुछ रियासतों में कांग्रेस के अच्छे मुजाहरे पर खुशी है, तो वहीं उन रियासतों पर भी खास तौर पर गौर करना होगा जहां कांग्रेस पार्टी के इम्कानात और उम्मीदों के बरखिलाफ नताइज आए हैं। जहां हमने असेंबली में अच्छा मुजाहरा करके हुकूमत बनाई, लेकिन लोकसभा में इस मुजाहरे को दोहरा नहीं पाए। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनडीए का फुल फॉर्म अब नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस करार दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 10 सालों में एनडीए का नाम नहीं लिया, सिर्फ मोदी की गारंटी कहते थे, लेकिन अब वो एनडीए की गारंटी कह रहे हैं। अयोध्या में क्या हुआ? 50-50 कोस दूर एक भी सीट नहीं जीत पाए। न केवल अयोध्या, अगल बगल की तमाम सीटों पर करारा जवाब मिला। आप सुबह से शाम तक देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं ये अयोध्या वासियों को, राम भक्तों को। तो ये खींच निकालना, अपने आप को इन तमाम महापुरुषों से ऊपर मान लेना, अपने आप को भगवान से ऊपर मान लेना, अभी भी ऐंठ गई है। तो भी देखिए आप, आज का भाषण थोड़ा बहुत मेरे कानों में भी पड़ा, इतना अटपटा भाषण, खीज इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? गिनो। चलो आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं, मैं अपने आप को भी होमवर्क देता हूं। जितना पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया,
आज कितने घंटे का भाषण था? 1 घंटे का, तो उससे कम तो बोलते नहीं। 1 घंटे में कितनी बार नाम ले लिया एनडीए का? 1.5 घंटा चलिए, आपने होमवर्क करना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे के भाषण में एनडीए का नाम कितना ज्यादा लिया गया। पहले था एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी। अब बीजेपी की भी गारंटी नहीं, अब एनडीए की गारंटी आ गई। वैसे एनडीए वाले जो दोनों हमारे साथी हैं, ये भी जानते हैं इस आदमी की गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करता, वो लोग भी नहीं करते। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने लोकसभा इलेक्शन में शानदार मुजाहरा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी मुल्क की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और वो इस मुजाहरे को बरकरार रखेगी। जहां इंडिया अलायंस और पीडीए की रणनीति की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। यहाँ 2 तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए। एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है, 2024 के चुनाव में हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हज के दौरान मशाइर मुक़द्दसा में गैस सिलेंडर ले जाने और उसके इस्तेमाल पर लगी पाबंदी। आग लगने के खतरात को कम करने के लिए एहतियाती तौर पर उठाया गया कदम। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। मजीद 77 फलस्तीनी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइल के एक और मरकावा टैंक को धमाके से उड़ा दिया। मजीद सियोनी फौजियों को हलाक करने का भी किया दावा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इस्लामी जमहूरिया अफगान के तालिबान कायदीन को लेकर उठाया बड़ा कदम। 4 बड़े तालिबान रहनुमाओं पर लगी सफरी पाबंदियां कर दी बर्खास्त। 9 जून को शाम में तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाएंगे नरेंद्र मोदी। लोकसभा स्पीकर के ओहदे को लेकर टीडीपी और बीजेपी के दरमियान जारी है रस्साकशी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, मोदी की गारंटी की वारंटी हो चुकी है खत्म। उनके लीडर दे रहे हैं गलत आदाद व शुमार, मोदी को कर देना चाहिए रिजाइन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हुआ अहम इजलास। सदर खरगे समेत आला कायदीन ने की शिरकत। जिन रियासतों में कांग्रेस हुकूमत, वहां बेहतर मुजाहरा न किए जाने पर किया गया खुसूसी गौर। ये थी वर्ल्ड न्यूज़ में अब तक की अहम कौमी व बैनुल अक़वामी खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।